नमस्कार। टीवी 100 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमरपाल सिंह, जॉइंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ पे शिक्षा पूर्ण की? मेरा जन्म एक छोटा सा गांव है, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश में, महमूदपुर नगला ढक। 1 जुलाई 1983 को मेरा जन्म हुआ और मैंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपने गांव से ही प्राप्त की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं आगरा विश्वविद्यालय आगरा गया और वहां से मैंने बीए किया। उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स में किया और उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए मैंने बीएड कानपुर यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद फिर से मैंने एक हिस्ट्री सब्जेक्ट में एमए किया और उसके कुछ समय बाद मैं शिक्षक बना और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। सर, तो क्या अगर सिविल सर्विसेज पहली ऑप्शन थी या एजुकेशन की तरफ ही शुरू से पहले रुझान था? मेरा जो झुकाव था मूलतः वो शिक्षा की ओर था और मैं पहले 5 साल तक सरकारी शिक्षक रहा। साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा के लिए हम यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में एक लेक्चरर और प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, एक जेआरएफ एग्ज़ाम होता है, वो परीक्षा भी मैंने पास की। और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के अलावा मैं ये कोशिश कर रहा था कि जो एकेडमिक्स है, जो एजुकेशन है, उसमें मैं जाऊं और मैं रहा भी उसमें। बेसिक एजुकेशन में लगभग 5 साल रहने के बाद फिर मैं यहाँ सिविल सर्विसेज में आया। सर, अगर बात करें ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की, तो आप वहां से निकल के इतनी हाई पोस्ट तक पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या स्तर है शहरी शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा में, क्या अंतर है? अभी जो नई शिक्षा नीति आई है और जिस तरीके से अभी बदलाव आए हैं, उसमें काफ़ी शहरी शिक्षा की बातें गांव तक भी पहुंची हैं। जैसे पहले ग्रामीण शिक्षा में इंग्लिश नहीं थी। जब हम लोग पढ़ते थे तो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक इंग्लिश नहीं थी सरकारी स्कूलों में। उसके बाद अभी जो नया पैटर्न है, इसमें अब इंग्लिश को डाला गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक इंग्लिश एजुकेशन का अभाव था। दूसरा जो मैंने देखा है कि वहाँ सुविधाओं की कमी थी। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो शहरी क्षेत्रों में जो अच्छे स्कूल्स थे या बच्चों को पढ़ने के लिए बेंचेज हैं या उनके पास जो ब्लैक बोर्ड्स वगैरह हुआ करते थे, ये सारी चीज़ों का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में था और इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ने में या किसी भी फील्ड में जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। पर आप भी उसी जगह से आए हैं और इस पोस्ट पे पहुंचे, तो आपका क्या संदेश रहेगा ग्रामीण बच्चों के लिए कि अगर तैयारी करनी हो चाहे सर्विसेज की, तो आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, अभी जो मैं आपसे एक बात बताना चाहूँ कि बड़ा जो बदलाव आया वो इंटरनेट क्रांति का है। इंटरनेट क्रांति ने क्या किया है कि हमारे, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र रहा हो या शहरी क्षेत्र हो, उनकी दूरियों को कम किया है। जो बातें यहाँ शहर का बच्चा जानता है, लगभग वही बातें गांव के बच्चों तक पहुंचती हैं इंटरनेट के माध्यम से। बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स हैं। तो पहले दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी ग्रामीण बच्चों को, लेकिन अब जिस तरीके से इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को शेयर किया है, उसके माध्यम से ग्रामीण बच्चे भी अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, अलग अलग करियर के बारे में जानने लगे हैं। सारी जानकारी उनके पास पहुंच रही है और उस जानकारी का उपयोग करते हुए वो अब जो ऐसे फील्ड हैं जहां पहले ग्रामीण बच्चे हमें दिखाई नहीं देते थे, जैसे आपने देखा होगा सिनेमा है, स्पोर्ट्स है या लिटरेचर है या मेडिकल और इंजीनियरिंग है, इसमें ग्रामीण बच्चे कम होते थे क्योंकि उनके पास इंग्लिश या मॉडर्न एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद अब उनके पास वो सारे जो रिसोर्सेज हैं पढ़ने के, सारा जो मटेरियल है, सारे जो नोट्स हैं, वो चीज़ें पहुंचने लगी हैं और उनको ये जानकारी भी मिलने लगी है कि वो किस तरीके से उन चीज़ों के माध्यम से अच्छे कोचिंग्स को एक्सेस कर पाएँ। तो एक बड़ा चेंजेज आया जिसके कारण से अब शिक्षा के स्तर में काफ़ी बड़ा सुधार भी हुआ है और मैं मानता हूँ कि बड़ा बदलाव भी हुआ है। सर, हर बच्चा सर्विसेज में नहीं घुस पाता। लोग तैयारी भी करते हैं, काफी तैयारी करते हैं, फिर भी नहीं घुस पाते। तो आपका उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे सामने करियर को लेकर के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और इसको हमें समाज का जो बेसिक ढांचा है इससे समझना चाहिए। हमारे समाज के अंदर बहुत से लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, बहुत से लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं,
बहुत से लोग हैं जो सरकारी नौकरियां करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, आर्ट में, बहुत सारी अलग अलग विधाओं में जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि केवल सरकारी जॉब, जिसको हम सर्विस के रूप में देख रहे हैं, सिर्फ वो अकेला माध्यम नहीं है कैरियर में आगे बढ़ने का, और ना ही वो अकेला हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें असेसमेंट करना चाहिए कि हम किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं या किस पे जा सकते हैं। सपोज अगर गांव का कोई बच्चा है, अच्छा एथलीट है, और अगर हम उसको ठीक से ट्रेनिंग देते हैं तो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। अभी आपने देखा होगा कि हाल के वर्षों में हरियाणा से ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों ने नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक तक अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो एक अच्छा फील्ड हो सकता है। उसी तरीके से अभी जो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने सिनेमा जैसे क्षेत्रों में कदम रखा है, या इंटरनेट का जो ओपन प्लेटफॉर्म जो आया है, वहाँ उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिला है, तो वहाँ भी वो लोग पहुँचे हैं। तो केवल सर्विसेज अकेला उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस में ठीक है या कोई दूसरे फील्ड में जाना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसको उसकी रुचि के अनुसार और जो उसके पास सुविधाएं और संसाधन है, उसके रूप में से जाना चाहिए। सर, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी, स्टार्टअप्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जो कुछ साल से देश में स्टार्टअप्स की इतनी बात चल रही है, फाइनेंस विभाग उसको किस प्रकार देखता है? देखिए, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है, वो उसका काम है देश के जो भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना। हम कोई भी स्कीम्स लेके आते हैं, सरकार कोई भी योजना लेके आती है, जैसे स्टार्टअप भी आपकी एक योजना है, जिसके तहत हम ये प्रयास करते हैं कि जो हमारे न्यू इंटरप्रेन्योर हैं, जो नए लोग छोटे छोटे जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं बिजनेस के, वो उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा, उन स्कीम्स के माध्यम से सरकार ने जो तय किया है कि हम इस स्टार्टअप के लिए ये देंगे, या ये हमारी ग्रांट होगी, ये हमारा लोन फ्री जो है सैंक्शन होगा, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं। और हमारे देश के बारे में आप जानते होंगे कि हमारा जो देश है वो एक विकासशील देश है आज भी, और विकासशील देश भी कृषि पर आधारित है। कृषि की प्रधानता है, अधिकांश लोगों का जो व्यवसाय है वो कृषि है। ऐसे में अगर हमें विकसित भारत के रूप में अगर अपने को परिवर्तित करना है, तो कहीं ना कहीं नए बिजनेस आइडियाज को प्रमोट करना होगा, और उसमें स्टार्टअप की बड़ी भूमिका है। लेकिन भारत के लोगों की आम जो मानसिकता रही है वो व्यापार की नहीं रही है, वो जो परंपरागत हमारी चीजें हैं वही करते चले आ रहे हैं। तो सरकार अगर प्रोत्साहन देती है, तो निश्चित रूप से जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जिनके पास MBA की डिग्री है या जिनको बिजनेस की नॉलेज है, जिन्होंने पढ़ाई की है, दे कैन स्टार्ट द स्टार्टअप्स, और सरकार उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। और ये फाइनेंस कहीं ना कहीं फिर आगे चल करके बड़े इंडस्ट्री, बड़े उद्योग में परिवर्तित होगा, और फिर वो हमारे देश के विकास में या देश की नींव को मजबूत करने में काम आएगा। सर, आप सोशल वर्क भी करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं, किस प्रकार का काम करते हैं, किससे जुड़े हुए हैं? जैसा मैंने अपने इस इंटरव्यू के प्रथम भाग में आपसे कहा था कि मेरा जो जन्म है वो एक गांव में हुआ। हाथरस जिले का एक छोटा सा गांव है, महमूदपुर नगला ढक। गांव में ही मैंने अपनी पूरी शिक्षा हासिल की है, प्राथमिक शिक्षा। और गांव में जो बच्चा पैदा होता है, गांव में जो पलता बढ़ता है, वो गांव की संस्कृति को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। उसे पता है कि गांव में खेती कैसे होती है, उसे पता है गांव में पशुपालन, गाय भैंस कैसे पाली जाती हैं, उसे ये पता होता है कि गांव के लोगों की समस्याएं क्या हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो मैंने जब मैं ग्रेजुएशन में आया, तब तक मेरे गांव में ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क थी। तीनों ही सुविधाएं नहीं थी। जब मैं ग्रेजुएशन में आया, तब तक मेरे गांव में ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, ना टेलीफोन था। अब आप सोचिए कि ऐसे गांव में पैदा होना, ऐसे गांव से निकल करके देश की सबसे बड़ी सेवा में आना, एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा, एक बहुत बड़ा परिश्रम रहा होगा। तो ऐसे में जो गांव के विषय हैं, उनसे मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ कि हमारे ग्रामीण लोग या गांव के बच्चे किस तरीके से मुश्किलें झेलते हैं या किस तरह की कठिनाइयां उनके सामने आती हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए सर्विस में आने के बाद मैंने ये तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग गांव के बच्चों को दिल्ली, कोटा जैसे शहरों की तरह सुविधाएं नहीं है, उन लोगों के पास अवेयरनेस या गाइडेंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ और अधिकारियों से बात की, उसके अलावा दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CA हैं, एडवोकेट्स हैं, मीडिया के लोग हैं, हमने उनसे कहा कि हम सब लोग गांव में चलें
और गांव में जाकर के वहाँ के बच्चों को मोटिवेट करें, उनको गाइडेंस दें अपने अपने फील्ड की। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ब्यूरोक्रेसी में हूँ, तो मैं जाके वहाँ के बच्चों को 500 बच्चों को हमने इकट्ठा किया कि आप जो है सिविल सर्विसेज में कैसे जाएंगे, कैसे तैयारी होगी पीसीएस और आईएएस की। उसी तरीके से जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि नीट या उस समय सीपीएमटी हुआ करता था कि इसकी तैयारी कैसे होती है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है। साथ ही साथ हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप गांव में हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उनको मोटिवेट करेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा होती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक लक्ष्य के माध्यम से एक संगठन है लक्ष्य, वो बनाया और तकरीबन मैंने अब तक 1000 से ज़्यादा सेमिनार करवाए, जिसमें सारे सेमिनार गरीब गांव के बच्चों के लिए हैं। मैक्सिमम सेमिनार रूरल एरियाज़ में जो बिल्कुल किसानों के या गरीब घरों के बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने करवाए। बहुत सारे हमने लाइब्रेरीज खुलवाए ग्रामीण क्षेत्रों में। उन लाइब्रेरी की जो एक्सेस है वो हर बच्चे के लिए है। उस गांव में कोई भी बच्चा है, किस प्रकार की किताबें होती हैं उस लाइब्रेरी में हम जो छोटे बच्चे तैयारी करते हैं, नवोदय स्कूल है, सैनिक स्कूल है, विद्या ज्ञान है, अटल आवासीय स्कूल है, इसकी हम बुक्स रखते हैं। प्लस लेखपाल की परीक्षा है, दरोगा की परीक्षा है, यूपीएससी पीसीएस की भी हम बुक्स रखते हैं और आईआईटी और नीट की भी हम बुक्स उसमें रखते हैं, ताकि बेसिक जानकारी बच्चों को यहाँ हो जाए। और इसके बाद अगर बच्चे वो इलाहाबाद में, दिल्ली में, कोटा में या कहीं जाके तैयारी करना चाहें तो वहाँ से ये सारी जानकारियाँ लेकर के आगे तैयारी कर सकें। तो ये हम लोगों का एक सोशल वर्क रहता है, जिसका पूरा मकसद ये है कि शहरों में सब कुछ है, सारी जानकारियाँ हैं, सारी कोचिंग्स हैं, सारी बुक्स हैं, सारे नोट्स हैं, गांव में नहीं है। इस ब्रिज को, ये जो गैप है इसको ब्रिज करना, ये हम लोगों का एक प्राइमरी फोकस है। और मुझे लगता है देश के नागरिक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में नहीं, ये देश के नागरिक के रूप में हम सबका एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने देश के विकास में जहाँ भी संभव हो कोई कहीं ना कहीं एक छोटी सी ईंट जरूर बने, ताकि हमारा, जैसे हमारे गांव समृद्ध होंगे, हमारे गरीब और कमजोर बच्चे जब पढ़ करके आगे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में विकसित और प्रबुद्ध नागरिक पैदा होंगे। और जिस देश में अच्छे नागरिक, विकसित नागरिक बनते हैं, वो देश विकसित बनता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमेंट के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या कार्य रहता है, किस किस चीज में मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है और उससे पब्लिक कैसे जुड़ी हुई है? जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका बेसिक जो काम है वो 2 तरह के टैक्सेस होते हैं भारत में, एक डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। उन दोनों तरह के टैक्सेस को कलेक्ट करना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक प्रमुख काम है। जो देश का बजट बनता है, इस बजट को बनाना और देश के सामने रखना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक काम है। साथ ही साथ देश के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं या जितने विभाग और मंत्रालय काम करते हैं, उनको कितने धन की आवश्यकता होती है, कितना धन उनको उपलब्ध कराया जाए, उसका मूल्यांकन करना और उस धन को उपलब्ध कराना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक प्रमुख काम है। इसके साथ साथ हमारे देश में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनती हैं जिनके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होते हैं। उन पॉलिसीज को ड्राफ्ट करना, उसमें अपना इनपुट देना, ये सारे काम भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से ही होते हैं। आपको देश में जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देंगी, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि उनमें सबसे बड़ा योगदान तो उन मजदूरों का है जो उसको बनाते हैं, लेकिन अगर पीछे से आप देखें तो सबसे बड़ी भूमिका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। बड़े पुल आप देखेंगे, बड़े हाईवेज आप देखेंगे, बड़ी स्टैच्यू आप देखेंगे, बड़े ऑफिशियल बिल्डिंग्स आप देखेंगे, बड़ी कंपनीज और बड़ी फैक्ट्रीज की बिल्डिंग्स आप देखेंगे, सब उपलब्ध होता है आर्थिक संसाधनों से, और आर्थिक संसाधनों को प्रदान करता है हमारा वित्त मंत्रालय। सर, समय का अभाव है, हम चाहेंगे चलते चलते देश की जनता के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए एक कोई संदेश दें। मैं गांधी जी का एक वाक्य जो बड़ा प्रसिद्ध है कि भारत गांव का देश है, और आज भी हमारे देश की 70% के आसपास जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो हम गांव की समृद्धि की ओर अगर सब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा की ओर, वहाँ के रहने वाले किसानों को उन्नत कृषि की ओर, और वहाँ व्यापार बिजनेस की गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हुए काम करें तो निश्चित रूप से एक अच्छे भारत का निर्माण हम लोग कर पाएंगे। सर, टीवी यूनिट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये थे श्री अमरपाल सिंह, जिनसे की हमने एक खास मुलाकात।